ओके जी। ओके सो लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यू किया था अबाउट द एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, हमने डिस्कस किए थे कि बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग प्रोसेस पॉसिबल है, जिसमें आइदर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को वेरी करें, सेंसिबल टेम्परेचर को, यानी कि उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज करें। साथ साथ दूसरा चीज़ क्या हो सकती है, हम उसकी ह्यूमिडिटी यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को भी मॉडिफाई करें। ठीक है, तो अगर सिर्फ सेंसिबल कूलिंग या हीटिंग हो रही है तो वहाँ पे सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, जो हमारा नीचे यहाँ पे स्केल है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का स्केल है। ठीक है, जबकि ये आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है जहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने जो है ना दो प्रॉब्लम्स लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमने जो है वो सेंसिबल हीटिंग से रिलेटेड मैंने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्योंकि 95 किलो पास्कल था, तो हमने जो है वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैरोमेट्रिक साइकोमेट्रिक चार्ट्स, ठीक है, हमने जो है वो साइकोमेट्रिक रिलेशंस को यूज किया था और उसके थ्रू जो है वो कैलकुलेशंस की थी। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम में हमने इस चीज़ को थोड़ा सा फर्दर जो है वो लेवल जो है वो इम्प्रूव किया था, और सेकंड जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था इट वाज अबाउट द कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है यूजुअली आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं उनके अंदर हो रहा होता है। ऑब्वियसली सबने देखा है कि जो हमारे स्प्लिट यूनिट्स लगे होते हैं वहाँ पे इस तरह से एक कंडेंसेट मौजूद होता है, जहाँ पे जो वाटर है वो आफ्टर कंडेंसेशन वो हमें ड्रिप के फॉर्म में नजर मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपके पास कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है ये आपके रेगुलर एसीज के अंदर, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड हमने जो प्रॉब्लम देखा था वो एक ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर का था, जिसमें हमारे पास जो एयर थी वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 50% पे एंटर हो रही थी, जबकि इसकी जो लिविंग हमारे पास स्टेट थी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 90% थी। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि ऑल्सो के यहाँ पे जो है वो जो फाइनल लिविंग एयर है, ठीक है, वो 90% पे जा रही है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस जो है वो इस तरह से हो रहा होगा कि आपके पास किसी ना किसी पॉइंट पे जो है कंडेंसेशन हो रही होगी। ठीक है, जब भी हमें कुछ ना कुछ कंडेंसेट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर जो है वो बाईपास फैक्टर को एक्सप्लेन किया था मैंने। ठीक है, कि बाईपास फैक्टर क्या है, बेसिकली कि आपके पास जो कॉइल्स हैं, कॉइल्स में से जो है वो 100% जो एयर है वो कांटेक्ट में नहीं आती। ठीक है, जितनी परसेंट एयर कांटेक्ट में आएगी, ठीक है, वो अपना प्रोसेस को इस तरह से करेगी कि वो सबसे पहले सेचुरेट होगी। ठीक है, सेचुरेट होने के बाद वो कंडेंस होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले वो सेचुरेशन की लाइन को फॉलो करेगी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, वहाँ पे उसकी ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी। जैसे ही वो जो है वो सेचुरेशन पॉइंट पे आएगी, ऑब्वियसली फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ड्यू पॉइंट आ गया। ठीक है, और उसके बाद वो 100% सेचुरेशन वाली लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, तो जो आपके पास कॉन्टेक्ट वाली एयर होगी उसका जो पोजीशन होगी वो ये ऐसा आ जाएगी। ठीक है, बट देयर इज सम अदर एयर एज वेल जिसका जो कॉन्टेक्ट है वो आपके मेन कॉइल के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी पोजीशन लेट सपोज 1 है। ठीक है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो आपकी फाइनल स्टेट 2 डिफाइन कर रहा होगा। देयरफॉर जो फाइनल स्टेट 2 थी हमारे पास, वो एक तो उसका टेम्परेचर था वो कॉइल के टेम्परेचर से ज़्यादा था। सेकंड, उसकी जो ह्यूमिडिटी थी, ठीक है, वो 100% सेचुरेटेड नहीं थी, वो 90% सेचुरेटेड थी। ठीक है, और फिर हमने जो है उसके लिए अपने प्रॉब्लम के लिए जो है वो बाईपास फैक्टर को कैलकुलेट किया था, विच इज़ जो इस प्रॉब्लम के लिए आया था वो 78% आया था। ठीक है, अच्छा, अब आज की क्लास में करते ही हैं कि हम इस प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इट इज सेम जो हमने अभी कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें रेफ्रिजरेंट 134 एज है, उसके थ्रू हम कूलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेंट कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है वो 134 ए मौजूद है। ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जो एयर एंटर हो रही है, ठीक है, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लेफ्ट टू राइट है। आप राइट टू लेफ्ट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ्ट है, आप इसको लेफ्ट टू राइट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो पॉइंट 1 हमारे पास ये जो एंट्रिंग पॉइंट है वो ये है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 70% है, जबकि इसका जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है, वो हमारे पास 4 मीटर क्यूब पर मिनट है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है कि ये 4 मीटर क्यूब पर मिनट से एंटर होगी। ठीक है, the refrigerant enters the coil enters the cooling section at 700 kilopascal। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे कूलिंग सेक्शन में जो ऑब्वियसली किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट होगा। ठीक है, एवोपरेटर जो है हमारा, ठीक है, इस एवोपरेटर में जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है, वो 700 किलो पास्कल पे है। वो रेफ्रिजरेंट कौन सा है, वो R134A है। ठीक है, विद द क्वालिटी ऑफ
20%। तो जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको अगर वेपर कंप्रेशन साइकिल याद हो, ठीक है, तो जो एवोपरेटर में एंटर होता है रेफ्रिजरेंट, उसकी ऑब्वियसली टू मिक्सचर स्टेट में होता है, ठीक है, तो ये टू फेज स्टेट में होता है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। इसकी जो क्वालिटी वो हमें गिवन है, वो क्वालिटी हमारे पास है 20%, x = 0.2 है, ठीक है, एंड लीव्स एज अ सैचुरेट वेपर, ठीक है। तो जब ये एवोपरेटर से एंड करेगा यहाँ पे 0.4 पे निकलेगा, तो एज अ सैचुरेट वेपर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट जो होगा वो हमारा एज अ सैचुरेट वेपर हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। द एयर इज कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ प्रेशर ऑफ 180 ml, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एग्जिट पे जब आपके पास एयर एग्जिट कर रही है तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे तो यहाँ पे दोनों चीजें यूज की जा सकती हैं। यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट जो प्रोवाइड किया गया वो भी यूज किया जा सकता है, और आपके साइकोमेट्रिक रिलेशन भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड लीव्स द सिस्टम एज सैचुरेटेड एयर, ठीक है। ऑल्थो के आपके पास जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था, ठीक है, उसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि एज अ सैचुरेटेड एयर जो है ये लीव कर रहा है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट अभी मैंने आप लोगों के लिए ये मेंशन कर दिया, ठीक है। और अगर मैं कोई क्वेश्चन दूंगा उसमें भी मेंशन कर दूंगा कि क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो एक्चुअली एयर है वो 20% 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब निकल रही है तो सैचुरेटेड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी गिवन नहीं है जो ये प्रूव कर रही हो कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि वो 100% सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेंशन कर दिया है कि सिस्टम से जब एयर आउट हो रही है तो वो सैचुरेटेड एयर है, यानी कि उसकी जो फाई होगी, ठीक है, वो 100% होगा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, ठीक है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट हमने करना है रेट ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। रेट ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो कंडेंसेट जमा होगा, ठीक है, उसका क्या रेट है, उसका मास फ्लो रेट क्या है। तो हमें कंडेंसेट का मास फ्लो रेट यानी कि मास ऑफ वाटर पता करना है, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि जो इस कॉइल को एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सिस्टम कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिजेक्ट कर रहा होगा, तो कुछ ना कुछ क्यू आउट होगी, ठीक है। वो क्यू आउट जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हमें क्यू आउट पता करना है एंड द मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। और थर्ड चीज में पिछले प्रॉब्लम से डिफरेंट किया है कि इस कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका हमें मास फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो mr डॉट भी हमें रेफ्रिजरेंट का मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली क्लास से आप लोगों को बताया है कि जो भी आपके एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम्स है, एयर कंडीशनिंग प्रोसेसेस हैं, उसमें दो मेन इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एक तो आपके पास मास कंजर्वेशन इक्वेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। मास कंजर्वेशन इक्वेशन जब भी आपको मास फ्लो रेट वगैरह कैलकुलेट करना होगा, या कोई आपने जो है वो कंडेंसेशन की या आपके जो है आगे जाके स्टीम की अमाउंट निकालनी होगी, ठीक है। जब आप हीटिंग करेंगे तो वहाँ पे हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप स्टीम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब भी उसकी अमाउंट निकालनी होगी आप मास कंजर्वेशन लगाएंगे वाटर के लिए, ठीक है। इसी तरह से मास कंजर्वेशन ऑफ ड्राई एयर की लगाते हैं, लेकिन ड्राई एयर यूजुअली जो है वो आपके पास अगर एक सिंगल स्ट्रीम है तो वो कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और थर्ड, अगर कोई भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, उसके लिए फिर हम एनर्जी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि इस प्रोसेस को जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा ऑन योर साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अच्छा, जो टोटल प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो एयर है वो एज ए सैचुरेटेड एयर जो है ना वो एग्जिट कर रही है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले वाला प्रोसेस था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वहाँ पे आपके पास वो जो एग्जिट स्टेट है वो सैचुरेटेड स्टेट नहीं है, 90% ह्यूमिडिटी थी। यहाँ पे जो एग्जिट स्टेट है वो 100% ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो जो प्रोसेस आपका ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट वर्क कर रहा होगा, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि पहले वो यहाँ पे जब एयर आउट एयर जो है यहाँ से पास करेगी, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो एयर जब यहाँ से पास करेगी इस पॉइंट से, ठीक है, तो होगा क्या कि आपके पास पहले वो अपनी टेम्परेचर को जो है वो ड्रॉप करना शुरू करेगा, ठीक है। जैसे जैसे इस कॉइल से एयर पास होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, ठीक है। और जो आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट है, ठीक है, उसमें ये वाली जो स्केल होता है कि डब्ल्यू का होता है कि ड्राइवर टेम्परेचर का होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले सेंसिबल कूलिंग होगी, ठीक है। सेंसिबल कूलिंग होगी यानी कि ये यहाँ पे लो टेम्परेचर इस साइड पे, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंसिबल कूलिंग होगी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फिर सैचुरेशन वाली जो पॉइंट है इसका, यानी कि इसका ड्यू पॉइंट है, उसको अचीव कर लेगा। जैसे ही इसको ड्यू पॉइंट को अचीव करेगा उसके बाद से इसका जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये उस पॉइंट तक जाएगा जहां तक आपके पास
जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर या कोई और प्रॉपर्टी मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि इतनी कूलिंग होगी कि हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए फ्रॉम जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। तो 30 से 20 डिग्री तक आपके पास वो इनिशियल कूलिंग होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपके पास जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंसिबल हीटिंग, ठीक है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हुई है, ठीक है, या सेंसिबल कूलिंग हुई है, ठीक है ना, यहाँ से आने में सिर्फ सेंसिबल कूलिंग हुई है। लेकिन अगर हम वर्टिकली मूव, कोई चीज ड्रॉप हो रही है, यानी कि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हुई है, तो ये जो आपके पास ऑन दी वर्टिकल स्केल जो आपके पास चेंज आया एंथैल्पीज का, ठीक है, ये बेसिकली इससे कहलाता है लेटेंट हीट, ठीक है। तो सेंसिबल हीट है ड्राई बल्ब का चेंज होना, ठीक है, और जो आपके पास लेटेंट हीट है वो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का चेंज होना है, ठीक है। और जो टोटल आपकी हीट चेंज है वो बनता है फिर आपका सेंसिबल प्लस लेटेंट, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग या डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग या हीटिंग या ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस है, डिह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग के साथ यूजुअली हो रही होती है, और जो है वो ह्यूमिडिफिकेशन यूजुअली हीटिंग के साथ हो रही होती है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये मोस्टली केसेस में आपके पास इन्वायरमेंट को इस तरह से मैनेज या वेदर को इस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास दोनों चीजें एक साथ मूव कर रही हैं, ठीक है, यानी कि आप एक ही स्केल के ऊपर मौजूद हैं और दोनों चीजें मौजूद हैं, यानी कि आपके पास सेंसिबल हीट कूलिंग भी हो रही है और साथ साथ आपका जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी चेंज हो रही है, तो आपके पास दोनों चीजें मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली सेंसिबल हीटिंग फैक्टर कहलाता है, SHF, अगर आप निकालना चाहें तो, ठीक है, जिसमें सेंसिबल हीटिंग, ठीक है, सेंसिबल वैल्यू ओवर जो टोटल आपके पास इसकी हीटिंग आ रही होती है, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में दूंगा इस तरह का, जिसमें आपको जो मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, किस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अपने क्लास के प्रॉब्लम में अगर मुझे टाइम मिल गया तो उसमें भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके ओके जी। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है मैं उससे सबसे पहले जो है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज निकाल लेता हूँ। पॉइंट 1 की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 इज बेसिकली 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 70% है, ठीक है। मैं पिछली क्लास में भी आपको समझा चुका हूँ कि आप अब इसको जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको आप साइकोमेट्रिक चार्ट से यूज कर सकते हैं। 30 डिग्री, और हमारे पास यहाँ पे जो हमने आपको यहाँ पे फिगर शो की ये भी एक्चुअली ऑन स्केल बनी हुई है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये ड्राई बल्ब की लाइन आ गई, ठीक है, और ये वाली जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है 70%, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉस होगा उसको आप फिर यूज कर सकते हैं, ये वाली जो चीज़ों की इंथैल्पी बता देगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लेफ्ट पे अगर हम प्रोसीड कर लेंगे तो यहाँ से इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास स्लांटेड लाइंस है, इन दोनों के दरमियान इसका जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को रीड कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है कि हमारे पास क्योंकि जो पॉइंट 2 है, ठीक है, पॉइंट 2 जो अचीव हो रहा है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सिंस एयर इज कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो हमने अभी कैलकुलेशन पॉइंट 1 की जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखा है, ठीक है, पॉइंट 1 का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर कर रही है कि आपका क्योंकि जो एग्जिट एयर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और जो ड्यू पॉइंट है वो 24 है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कंडेंसेशन का प्रोसेस जरूर अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। और देन आपके पास जो सेकंड जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब कंडेंसेशन का, वो क्या होगा कि जो पॉइंट 2 होगा उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, ये पॉइंट 2 है हमारे पास, ठीक है ना। प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, प्रोसेस 1 से स्टार्ट होगा, जो आपके पास फर्स्ट रेड बुलेट है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। तो प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू होकर एंड पॉइंट 2 पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ की जो ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रही है कि ये रिड्यूस ह्यूमिडिटी है कंपेयर टू पॉइंट 1 जो आपके पास यहाँ पे W1 है, ठीक है, और ये W2 है, तो W2 इज लेस देन W1, ठीक है ना। तो ये आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि हमारा जो है वो कंडेंसेशन जो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट 2 की मुझे दोनों प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है।
20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पता है और फाई की वैल्यू जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ऑब्वियसली 100 वाली लाइन जो है वो ये जो इसका सैचुरेशन कर्व है इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, यहाँ से इसकी एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमें कोई बाकी प्रॉपर्टीज चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह तो वो भी रीड की जा सकती है, ठीक है। सो वंस आपके पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, एंथैल्पी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि पॉइंट 1 के लिए मैं समझाया था कि समटाइम्स हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम मास फ्लूइड निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि पॉइंट 1 के ऊपर यानी कि स्टार्ट ऑफ द एंट्रेंस के ऊपर जो हमारे चैनल है उसके ऊपर हम इसको वॉल्यूम फ्लूइड गिवन है विच इज 4 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो अब हम इजीली इसका मास फ्लूइड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में सबसे पहला काम ये करते हैं मास फ्लूइड निकाल लेते हैं, सबसे इजीएस्ट है, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम ये हमारा मास फ्लूइड बताता है, ठीक है। मास फ्लूइड किसका आएगा, ड्राई एयर का, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर है, ठीक है ना। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर पर मिनट, ठीक है ना। तो ये मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर आएगा जब आप इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिवाइड करवाएंगे आपके वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्टेंट हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो किलोग्राम पर मिनट बनेगी, ठीक है। आगे की चीज क्या होगी, ठीक है, हमने आगे चीज कैलकुलेट करनी है, कंडेंसेट का मास फ्लो रेट पता करना है और हीट ट्रांसफर पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे मास कंजर्वेशन अप्लाई करना, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन में अगर अप्लाई करूँ तो हमने पूरा अपना सिस्टम यहाँ पे कंसिडर किया जो हमारा डिह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग कॉइल है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तीसरी जो हमारी एग्जिट है वो ये मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक एंट्रेंस स्ट्रीम है और 2 एग्जिट स्ट्रीम है, ठीक है। इनका मैं मास कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं, ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्रेंस पे जो मास ऑफ वेपर है, ठीक है, प्लस सॉरी एंट्रेंस पे जो मास ऑफ वेपर है ये बराबर हो जाएगा आपके पास जो एग्जिट का मास ऑफ वेपर है, ठीक है, प्लस तीसरी चीज क्या चीज है जो आपके पास कंडेंसर जा रहा है, ठीक है, मास ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ वाटर वेपर को हम राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता है डब्ल्यू की डेफिनेशन के मास फ्लो रेट ऑफ वेपर ओवर मास फ्लो रेट ऑफ एयर, ठीक है। तो मैं सिंपल डब्ल्यू की डेफिनेशन यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन में चेंज कर सकता हूँ उसको, ये हो जाएगा मास ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ 0.1, ठीक है, और मास फ्लो रेट ऑफ 0.1 क्या आ जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ 0.2, मास फ्लो रेट ऑफ 0.2 और प्लस के साथ ऐड हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर, ठीक है। अब हम ये बात पता है कि ड्राई एयर के लिए ड्राई एयर जो है वो कांस्टेंट रह रही है आपके पास मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर 0.1 के ऊपर, मास फ्लो रेट ऑफ द ड्राई एयर एग्जिट के ऊपर यानी कि एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर बराबर है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि 1 और 2 जो है वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हम चेंज कर लेंगे इसको सिंपल मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, ठीक है। तो अगर मैं मास फ्लो रेट ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, ऑब्वियसली ये W2 माइनस W1 हो जाएगा टाइम्स मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, ठीक है। सब चीज़ें मुझे पता है, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर मैंने निकाल लिया है पिछले से, ठीक है, और W2 और W1 भी हमने जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट से रीड कर लिया था, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर आ जाएगा विच इज इन किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। जो मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर था वो हमारे पास किलोग्राम पर मिनट में था, ठीक है। इसी तरीके से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो थी हमारे पास किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर थी, ठीक है। तो ये किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर कैंसिल हो गया था यहाँ पे और किलोग्राम ऑफ किलोग्राम पर मिनट जो है वाटर के लिए आ गया, ठीक। अच्छा, ये चीज से हमें सिर्फ मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर मिला है जिसको हम वहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, जो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेट ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि मास फ्लो रेट ऑफ द कंडेंसेट जो होगा उसकी बात हो रही है, ठीक है, कि कितना जो है वो कंडेंसेशन हो रही है, कितनी डिह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। उतनी डिह्यूमिडिफिकेशन होगी जितना आपके पास एयर के अंदर से हमने उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कम कर दिया होगा, ठीक है। सेकेंड इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए मुझे उसी जगह पे, ठीक है, उसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, अब अप्लाई करना होगा। इस कंट्रोल वॉल्यूम के लिए हम अप्लाई करेंगे हमारे पास एनर्जी इक्वेशन को, ठीक है। एनर्जी इक्वेशन में अगर देखूं, ठीक है, आपको पता है कि क्यू इन नहीं है, वर्क और कोई भी नहीं है हमारे पास, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, तो क्यू आउट जरूर हमारे पास मौजूद है,
ठीक है। तो अगर हम एनर्जी इक्वेशन राइट करेंगे तो क्या हो जाएगी कि समेशन ऑफ इंथैल्पीज जो इनलेट स्ट्रीम्स की है, ठीक है, इक्वल्स टू जो आपके पास क्यू आउट की टर्म है प्लस जो इंथैल्पीज एग्जिट स्ट्रीम्स की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जिट स्ट्रीम्स हैं और एक इनलेट स्ट्रीम है, ठीक है। अब मैं इसको राइट करता हूँ, ठीक है। जो आपके पास टोटल इंथैल्पी है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि इंथैल्पी को भी हमने कैसे डिफाइन किया था मॉइस्ट एयर के लिए, कि मॉइस्ट एयर की जो इंथैल्पी है वो है हमारे पास किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ दी ड्राई एयर, ठीक है। अगर मुझे टोटल इंथैल्पी चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे एच चाहिए, ठीक है, तो मैं मास फ्लो रेट ऑफ दी एयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा एच को, ठीक है, तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है, ये टोटल एंथैल्पी जो है बेसिकली मास फ्लो रेट टाइम्स H1 जो आपके पास इनलेट एयर है उसकी एंथैल्पी आ गई, ठीक है। सेकंड राइट साइड पे आपके पास जो सेकंड नंबर है वो आपके पास है क्यू आउट का, ठीक है। अब क्यू आउट रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास जितनी भी आपके पास हीट ट्रांसफर होगा टू द कूलिंग कॉइल, ठीक है। और देन दो आपके पास एग्जिट स्ट्रीम्स हैं, एक एग्जिट स्ट्रीम आपके पास आ जाएगी बिकॉज ऑफ दी वाटर जो आपके पास कंडेंसेड वाटर जा रहा है, ठीक है, एग्जिट पे, ठीक है, ये कंडेंसेड वाटर एग्जिट पे जा रहा है, इसकी वजह से आ जाएगा मास फ्लो रेट, ठीक है। और सेकंड आपके पास इस एग्जिट स्ट्रीम की वजह से आएगा, ठीक है। तो इसका जो आपके पास इंथैल्पी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट ऑफ द कंडेंसेड टाइम्स उसकी इंथैल्पी ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर होगा यहाँ पे सिंपल सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल है हमारे पास A4 उसमें से जाके टेम्परेचर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 0.2 का यानी कि एग्जिट का, ठीक है, उसके ऊपर आपके पास जो है वो उसकी इंथैल्पी को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो एज एडियाबैटिक सैचुरेशन अचीव हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो आपके पास उसका जो एग्जिट स्ट्रीम का टेम्परेचर है वो जो है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो फाइनली आपके पास यहाँ से स्पेसिफिक इंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ द लिक्विड वाटर, यहाँ पे HF को हम लेंगे, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वही कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है वो सेम टेम्परेचर होगा जो आपके पास इंथैल्पी ऑफ द सॉरी एग्जिट स्ट्रीम ऑफ द एयर का है, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, अगर ये कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगेन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एडियाबैटिक सैचुरेशन की तरह वर्क करेगा, जैसे हमने एडियाबैटिक सैचुरेशन में देखा था। एक सिंपल जो वहाँ पे वाटर वेपर वाटर जो है वेटेड सरफेस से एवोपरेट हुआ था उसका जो टेम्परेचर था, ठीक है, और जो आपके पास एग्जिट स्ट्रीम का टेम्परेचर था वो दोनों बराबर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास बिल्कुल उसी तरीके का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कि आपके पास जो कंडेंसेशन है, ठीक है, वो उसी टेम्परेचर पे अचीव हो रही है, ठीक है। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को हमारे पास, ठीक है। दोनों चीज़ें हमारे पास पता है, मास फ्लो रेट भी पता है, एंथैल्पी ऑफ 0.1 और 2 की पता है, तो यहाँ से मेरे पास क्यू आउट आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। मास फ्लो रेट हमने निकाला था 4.52 किलोग्राम पर मिनट था, ठीक है। H1 और H2 जो है फ्लो जूस पर किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्लो जूस पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर था, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ वेपर जो आ जाएगा, सॉरी मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर जो आ जाएगा वो हमारे पास कैलकुलेट कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास 0.0185 है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे गलती हुई भी है उसको हम सही कर लेते हैं बिफोर के वो चीज़ आप लोग को कंफ्यूज करे, ये बेसिकली वाटर है, ठीक है, ओके। तो मास फ्लो रेट ऑफ वाटर का मौजूद है, स्टीम का नहीं है, स्टीम यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का मास फ्लो रेट हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4.5 सॉरी कितने वैल्यूज की 0.0185, ठीक है, और जो इसकी इंथैल्पी है वो 83.95 है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने 1/60 किया हुआ है क्योंकि जो यहाँ पे मास फ्लो रेट था वो हमने पर मिनट जो है ना उसको सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो अगर मुझे किलो वाट में कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, तो किलो वाट में डिवाइड करने के लिए मुझे 1/60 करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 1.54 हमारे पास को रिजल्ट आ सके, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास इसको हमें 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि 1.54 आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें पता चल गई, हीट ट्रांसफर का रेट भी पता चल गया है, ठीक है। साथ साथ हमें ये भी पता चल गया है कि भाई अब हमारे पास ये जो कंडेंसेट है वो कितनी स्पीड से जो है वो डिमिडिफाई हो रहा है, ठीक है। लास्ट चीज़ रह गई है इस क्वेश्चन की विच वॉज कि आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट क्या होगा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट के दोनों पॉइंट्स की
इंथैल्पीज पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट हमारे पास 700 किलो पास्कल पे और 20% ऑफ क्वालिटी के साथ एंटर हो रहा था, जबकि एग्जिट पे वो सैचुरेट वेपर था और उसका जो प्रेशर था वो 700 किलो पास्कल ही था, ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर पे आपके पास एवोपरेशन हो रही होती है, ये हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है बिल्कुल उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंथैल्पी इस पॉइंट की मुझे चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट की एंथैल्पी निकालने के लिए मैं जो टेबल्स हैं सैचुरेशन टेबल 134A के उसमें जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे हमने दो चीज़ें कैलकुलेट, दो चीज़ें वहाँ से जो है वो निकाली हैं, ठीक है। एक आपके पास है HF एट 200 किलो पास्कल और HFG एट 200 किलो पास्कल, ठीक है। वाइल जो 0.4 है, ठीक है, वो क्या है 0.4 उसका सैचुरेटेड वेपर वाला पॉइंट है, ठीक है। ये भी 200 किलो पास्कल पे ही है, ठीक है। तो H4 जो हो जाएगा डायरेक्टली आपके पास जो वेपर की एंथैल्पी होगी, ठीक है, एट 200 किलो पास्कल, वो हमारा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 में क्या है, 3 में क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर में हम क्या करेंगे, हम सिंपल जो है वो HF प्लस HFG को यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर की जो है वो एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। तो मिक्सचर की एंथैल्पी हमारे पास यहाँ से आ गई है, ठीक है, HF प्लस HFG से, ठीक है। 0.3 हो गया और 0.4 जैसे मैंने समझाया कि वो डायरेक्ट सैचुरेट वेपर वाली वैल्यू होगी, आप उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड होगा, ठीक है, वो क्या है कि जितनी भी एनर्जी या जितना भी हीट ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम एयर, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गया था किसके अंदर, आपके पास रेफ्रिजरेंट के अंदर, ठीक है। तो जो पीछे हमारे पास Q इन की वैल्यू हमने निकाला, सो Q आउट की जो वैल्यू हमने निकाली है एयर की, ठीक है, उसको हम इक्वेट कर लेंगे जो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है विद इन द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट का जो आपके पास कूलिंग कैपेसिटी बन जाएगी यानी कि QL बन जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट टाइम्स जो एंथैल्पी डिफरेंस है H4 0.4 की और फिर 0.3 की, ठीक है। इन दोनों का जो एंथैल्पी डिफरेंस है वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। QR की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और एंथैल्पीज जो हमारे पास यहाँ से आ गई हैं H4 - H3, ठीक है। डिवाइड करवाएंगे हमारे पास जो है वो किलोग्राम पर मिनट में मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट है उसका वो थोड़ा ट्रिकी है जी, अगर क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। अच्छा जी, मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 ही क्लास हैं, ठीक है। तो हम इस वीक से ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि हम दूसरे प्रोसेस भी देखना है, ठीक है। तो हम मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन हो यू कैन स्टिल आस्क, ठीक है, या फिर आप मुझसे बाद में भी चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जो सेकंड हमारा प्रोसेस हो सकता है इट इज अबाउट द हीटिंग एंड द ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि पहले हमने कूलिंग करवाई और ह्यूमिडिफिकेशन करवाई, यानी कि जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से हो रहा था कि अगर मैं इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर वाली साइड है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तो प्रोसेस कुछ इस तरह से अपेयर हो रहा है आपके पास, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या रहा है यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 0.2 यहाँ पे, और क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है जैसे हम 0.2 की तरफ जा रहे हैं, साथ साथ उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड जो प्रोसेस है जो पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत कई ड्राई एयर मौजूद है, ठीक है, उस ड्राई एयर को आपने क्या करना है, उसकी ह्यूमिडिफिकेशन करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर यही चीज जो ड्रॉ हो जाएगी वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल हम हीटिंग करवा रहे हैं, यहाँ से टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है इधर, ठीक है, और साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं, यानी कि आप जो है वो उसको ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो प्रोसेस है उसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन करवाए वो आप जो है वो हीटिंग से साथ साथ करवा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी होता है बहुत मोस्टली प्लेसेस में कि आपका जो पहले हीटिंग का प्रोसेस अपेयर होगा, ठीक है, यानी कि आप पहले जो है वो उस एयर को हीट करेंगे, ठीक है, सेंसिबल हीटिंग होगी, और जब सेंसिबल हीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, देन उसको आप ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं थ्रू आपके स्टीम के थ्रू या फिर आपके पास वाटर के थ्रू, ठीक है। तो जो टोटल प्रोसेस है, ठीक है, तो टोटल प्रोसेस वो आपके पास 2 स्टेप्स में ब्रेक है, ठीक है। पहला आपके पास जो है वो आप जो एयर को पास कर रहे हैं
हीटिंग सेक्शन से, ठीक है, जिसको प्रोसेस 1 से 2 कह रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हो रही है, तो अगर मैं इसको साइकोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देन पासिंग थ्रू ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन में क्या हो रहा है, उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ से फिर आपका जो 0.3 है वो यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये 0.1 से 2 हीटिंग हो जाएगी, और 2 से 3 पे इसकी ह्यूमिडिफिकेशन के साथ साथ इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, या कूल करेगा, इसकी अलग कहानी है, ठीक है। अगर हम स्टीम बेस्ड ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, स्टीम बेस्ड का मतलब है कि यहाँ से जो स्प्रे कर रहे हैं हम, ठीक है, वो स्टीम स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। स्टीम स्प्रे करेंगे तो उसमें जो टेम्परेचर 0.3 का होगा वो ग्रेटर होगा 0.2 से, ठीक है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 0.2 है, ये पॉइंट हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है T3 ग्रेटर देन होगा T2 से, ठीक है। ये जब होगा जब आपके पास हम स्टीम स्प्रे करवा रहे हैं, ठीक है। अगर हम वाटर स्प्रे करवाएंगे, ठीक है, तो वाटर जब स्प्रे करवाएंगे तो वाटर पहले एवोपरेट होना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ दी वेपर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एयर मौजूद होगी उसमें से एनर्जी को जो है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ताकि उसका लेटेंट हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करे और वाटर जो है एवोपरेट हो सके, ठीक है। उस केस में जब वाटर एवोपरेट होगा, ठीक है, तो जो एयर आ रही होगी उसका टेम्परेचर 0.2 का, यानी कि हीटिंग सेक्शन से जो एयर आएगी और एग्जिट पे जो 0.3 की जो एयर होगी, ठीक है, वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि T3 जो होगा वो लेस देन होगा T2 से, ठीक है। उस केस में जो आपकी लाइन ड्रॉ होगी 2 से, फिर वो इस तरह से जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा 0.3 का, ठीक है, लेकिन साथ साथ उसकी ह्यूमिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो आपकी डिपेंड करेगा कि वेदर आप जो है वो स्टीम बेस्ड ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं या आप जो है वो वाटर बेस्ड ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो क्वेश्चन है 5 मिनट्स है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आप बाकी चीज़ों को अगर कोशिश खुद से कर सकेंगे, ठीक है, वरना फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो इसको आइडिया दे दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारे पास आउटडोर एयर है, एंटर कर रही है एयर कंडीशन सिस्टम में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70% ह्यूमिडिटी पर, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और 70% ह्यूमिडिटी, ठीक है, एट अ स्टेडी स्टेट ऑफ 26 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है V1, ठीक है, ये है 26 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया वॉल्यूम फ्लो रेट मिल गया, इस पॉइंट की आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालें, आपको मास फ्लो रेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहले चीज पता चल गई, ठीक है। सेकंड, इट लिव्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो जब ये लीव कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो इसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है, ठीक है, वो 55% है, ठीक है। तो 5.3 जो है हमारे पास ये है और जो T3 है वो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। द आउटडोर एयर इज फर्स्ट हीटेड टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बात बता रहा है कि भाई एग्जिट पे तो ये आ रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है कि बीच में हमने इसको जो है पहले क्या किया, आउटडोर एयर को हमने पहले 10 डिग्री से 18 डिग्री तक लेके गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा T2, इसका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ह्यूमिडिफाइड बाय द इंजेक्शन ऑफ हॉट स्टीम, ठीक है। और उसके बाद जब ये 0.2 पे आ गया, उसके बाद हमने ये ह्यूमिडिफायर लगाया, यहाँ से हम क्या हमारे पास क्या आ रही है, स्टीम आ रही है, ठीक है। तो स्टीम का मैंने बता दिया कि जब इसका साइकोमेट्रिक चार्ट बनेगा, ठीक है, तो प्रोसेस को जिस तरह से ड्रॉ होगा कि आपके पास सिंपल हीटिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद स्टीम की वजह से हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है, तो 0.3 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा प्रोसेस ड्रॉ होगा, ठीक है। assume the entire process take place at a pressure of 1 atmosphere, ठीक है। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, साइकोमेट्रिक चार्ट यूज किया जा सकता है। कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ हीट सप्लाई पता करनी है हीटिंग सेक्शन में, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से कॉइल से कितनी क्यू इन जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये पता करना है। और मास फ्लो रेट पता करना है स्टीम का, और ह्यूमिडिफाइंग सेक्शन में आपके पास जो मास फ्लो रेट होगा स्टीम का वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात ख्याल रखिए, जब पॉइंट 1 से 2 पे जा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीटिंग होगी, ठीक है, यानी कि कोई इसमें मॉइस्चर ऐड नहीं होगा, तो 0.1 की जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगी वो 0.2 के स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बराबर होगी, ठीक है। ऑब्वियसली 0.3 जो है वो ह्यूमिडिफाई हो रहा है, तो इसकी जो ह्यूमिडिटी होगी 3 जो है वो ग्रेटर देन होगी 2 से, जबकि 1 और 2 जो है उसकी ह्यूमिडिटी जो है वो बराबर होगी, ठीक है। कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में हमारे पास ऑब्वियसली ये मैं प्रोसेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसका जो है वो साइकोमेट्रिक चार्ट
पे प्रोसेस ड्रॉ करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर्स पता हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ किए हैं वो ऑलरेडी मेरे पास प्री कैलकुलेशन से, मतलब कैलकुलेशन से पहले मौजूद हो, ठीक है। कुछ केसेस में कैलकुलेशन के बाद भी मतलब कुछ पॉइंट्स हमें पता चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आइडिया के लिए उसको पहले ड्रॉ कर दिया ताकि आप पहले क्वेश्चन को सही से एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिग्री और जाहिर बात है 70% पे थी, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने इसकी कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे हमने इसकी हीटिंग करवाई, ठीक है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए और उसके बाद फिर हमने इसकी ह्यूमिडिफिकेशन करवाई जो 0.3 है, ठीक है। वो हमारे पास एग्जिट पे था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी वो समवेयर 55%, ठीक है। तो हमने इसको 55% पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सिंपल प्रॉपर्टीज को देखूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि जो पहले दो सेक्शन है उसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, जबकि दूसरे सेक्शन में आपके पास जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मैं आपको ये एक जनरल आइडिया दे दूं, फिर कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड के पास थोड़ी छोटी हो गई है तो हमारे प्रॉब्लम जो है वो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जनरल आइडिया दे दूँ, ठीक है। तो 0.1 की क्योंकि मुझे टेम्परेचर और सॉरी 0.1 का टेम्परेचर और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि साइकोमेट्रिक चार्ट से उसकी एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और W1 पता कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली 0.2 जो है उसका मुझे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पता था 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें ये पता है कि क्योंकि कांस्टेंट सिर्फ सेंसिबल हीटिंग हो रही है यानी कि उसकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, तो वो जो 0.1 का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आएगी, ठीक है, उसको ही 0.2 की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बना लूंगा, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं, यानी कि अगर मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता है यहाँ से, ठीक है, मुझे उसका टेम्परेचर पता है, तो मेरे पास एक इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी प्रॉपर्टीज पे उस इंटरसेक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एंथैल्पी 0.2 क्या आ जाएगी, जबकि 0.3 की डायरेक्ट मुझे प्रॉपर्टीज गिवन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5.3 गिवन है, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी एंथैल्पी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालूंगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट तो कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है, आगे की जो चीज़ है वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आइडिया वही पुराना है, ठीक है। आपने जो है वो एक मास फ्लो रेट कंजर्वेशन की इक्वेशन लगानी है, ठीक है। और सेकंड में जो आपने जो है वो आपने एक में आपने हीटिंग एनर्जी बैलेंस लगाना है और दूसरा आपने जो है वो मास कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें आप लगाओगे तो आपके पास एक जगह से मास ऑफ स्टीम आ जाएगा और दूसरी जगह से जो क्यू इन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो भी आप कंट्रोल वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने जो है वो जो स्ट्रीम्स एंटर हो रही है उसकी एंथैल्पी को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और जो साथ साथ कूलिंग कॉइल से अगर कोई क्यू इन या क्यू आउट आ रही है उसको इनकॉर्पोरेट करना है। बाकी पूरा प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। प्लीज़ कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, हम क्लास को फिर बाद में एंड करेंगे।